हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम लोग एएफओ 2024 जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है इस एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उसको हम लोग एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस को पूरे तरीके से डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर बार्ले का इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एयर, ऑप्शन नंबर बी पेनिकल, ऑप्शन नंबर सी स्पाइक, ऑप्शन नंबर डी हेड। तो यहाँ पर आपको बार्ले का इन्फ्लोरेसेंस टाइप बताना है कि कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्पाइक। जो बार्ले है और जो वीट है, ऐसे क्रॉप में स्पाइक स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्पाइक है इस अ टाइप ऑफ रेसिम विथ फ्लावर दैट डू नॉट हैव पेडिसेल। तो ये एक तरह का रेसिम का ही टाइप है जो फ्लावर्स इसमें अटैच होते हैं और साथ ही साथ इसमें पेडिसेल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें आप स्पाइक टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उससे पहले यहाँ पर बाकी क्रॉप्स का भी यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो जो एरो है ये शुगर केन में देखने को मिलता है। जो एक्सिलरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये कॉटन क्रॉप में देखने को मिलता है। और जो एक्सिलरी रेसिम है ये पल्सेस जैसे कि ब्लैक ग्राम, चिकपी, ग्रीन ग्राम, पी, पिजन पी और मॉथ बीन, ऐसे जो क्रॉप्स है पल्सेस वाले, इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो एक्सिलरी रेसिम टाइप होते हैं। और जो सिर्फ रेसिम के टाइप है ये ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनहैम्प और जो तंबाकू है, ऐसे जो क्रॉप है इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिम टाइप का होता है। और जो साइमोस टाइप का होता है ये सीसम, लिंसीड, जूट और पोटैटो जैसे क्रॉप्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है कैपिचुलम। कैपिचुलम जो है ये सनफ्लावर और नाइजर वाले क्रॉप्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है हेड। ये सोरगम और सेब फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके का होता है, हेड टाइप का होता है। उसके बाद है पेनिकल। पेनिकल राइस, पोर्सो मिलेट। तो जो राइस है इसको आप याद रखेंगे, राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये पेनिकल टाइप होता है। और उसके बाद जो स्पाइक, जैसे जो क्वेश्चन में भी बताया गया, जो व्हीट और बार्ले है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक टाइप का होता है। और जो ईयर है वो पर्ल मिलेट में होता है। तो यहाँ पर पर्ल मिलेट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईयर जो है वो किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये क्रॉप थे, साथ ही साथ इसके रिलेटेड इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द एस्टैब्लिश्ड क्रॉप विद इन क्रॉप ड्यूरेशन इज टर्म्ड एज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम लोग एप्लीकेशन जब मैन्योर और फर्टिलाइजर का करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में, तो उस टाइम जो हम लोग फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेसल डोज, ऑप्शन नंबर बी टॉप ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी मिड ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टॉप ड्रेसिंग। जब स्टैंडिंग क्रॉप होता है या फिर जब स्टैब्लिश्ड होता है क्रॉप, तो उसके ऊपर फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो बाद में हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्टिलाइजर या मैन्योर का अप्लाई करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये दो तरह का देखने को मिलता है, जिसमें पहला है बेसल एप्लीकेशन और दूसरा है टॉप ड्रेसिंग। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे दोनों के बारे में। तो जो बेसल एप्लीकेशन होता है, अप्लाइंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल बिफोर और एट सोइंग। तो बेसल एप्लीकेशन में क्या होता है कि जस्ट बिफोर सोइंग और या फिर सोइंग से थोड़ा टाइम पहले जब हम लोग फर्टिलाइजर्स का अप्लाई करते हैं सोइल में ही, तो वो बेसल एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ओवर द इंटायर फील्ड एंड टू मिक्स इट विथ सॉइल। तो इसमें हम लोग सोइंग से पहले ही फर्टिलाइजर का अप्लाई कर देते हैं और सॉइल को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। दूसरा है टॉप ड्रेसिंग। तो ये क्या होता है कि जब ये स्टैंडिंग क्रॉप जब हम लोग सोइंग कर देते हैं और उससे क्रॉप जर्मिनेट हो जाता है, तो उसके बाद जो हम लोग एनपीके का रेशियो देखते हैं, तो एनपीके का में नाइट्रोजन जो है वो काफी अमाउंट में होता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि जब फर्स्ट हम लोग बेसल डोज देते हैं तो उस टाइम हम लोग आधा ही नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो जो बाकी नाइट्रोजन या फिर अन्य फर्टिलाइजर जो बच जाता है उसको हम लोग बाद में स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई करते हैं। तो जो बाद में हम अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये टॉप ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ fertilizer, particularly nitrogenous fertilizer, is closely shown
क्रॉप लाइक पैडी एंड वीट, तो ये हमें पैडी और वीट में देखने को मिलता है। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई नाइट्रोजन इन रेडियली अवेलेबल फॉर्म टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि बाद में जो नाइट्रोजन है उसकी एबिलिटी क्रॉप्स को हो सके प्रॉपर तरीके से प्लांट ग्रो कर सके। तो ये दो तरह के मेथड है जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हम लोग फर्टिलाइजर्स का अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्टरी पोटैटो ट्यूबर ग्रोथ अकर्स एट द टेम्परेचर बिटवीन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसकी ग्रोथ के लिए जो बेटर टेम्परेचर माना जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 17 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पोटैटो ट्यूबर है इसके ग्रोथ के लिए ना तो ज्यादा लो टेम्परेचर और ना ही ज्यादा मैक्सिमम मतलब हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 17 to 19 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है जहां पर पोटैटो ट्यूबर जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सैफफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सैफफ्लावर है ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी मालवेसी, ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर डी कंपोजिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सैफफ्लावर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ ही हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सोलेनेसी फैमिली है इसमें पोटैटोस, एक प्लांट का ही दूसरा नाम ब्रिंजल है, उसके बाद टोमेटो, कैप्सिकम एंड चिली, तो ये सारे क्रॉप्स है जिसका जो जो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मालवेसी में हिबिस्कस, ओकरा, कॉटन एंड कोकोआ। तो यहाँ पर ओकरा और कॉटन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी सब जानते ही होंगे, इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो पल्सेस है दाल वाली क्रॉप है वो आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पीस, बीन्स, सोयाबीन और पीनट। उसके बाद है कंपोसिटी, इसके अंतर्गत मैक्सिमम फ्लावर वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो देखने को मिलता है, जैसे कि क्राइसेंथेमम, डहेलिया, कोसमस और मेरीगोल्ड। और यहाँ पर जो सैफफ्लावर हमने देखा, तो ये है इसके क्रॉप्स जो कि इन सारे फैमिलीज के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है गोसिपियम हिरोसिटम इज अ ग्रुप ऑफ कॉटन कॉमनली नॉन एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गोसिपियम हिरोसिटम है ये किस कॉटन के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देसी कॉटन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कॉटन, ऑप्शन नंबर सी सी आइलैंड कॉटन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो गॉसिपियम हिरोसिटम है ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कॉटन। ये अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जाना जाता है जो गॉसिपियम हिरोसिटम। इसके साथ ही हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो कॉटन है ये मेनली 4 टाइप के इसके स्पीसीज देखने को मिलते हैं, जिसपे गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम एर्बोरियम, तीसरा गॉसिपियम हिरोसिटम और चौथा है गॉसिपियम बार्बाडेंस। जो गॉसिपियम हर्बेसियम है ये एसिटिक कॉटन के नाम से जाना जाता है, और जो गॉसिपियम अर्बोरियम है ये इंडिजिनस जो ओल्ड कॉटन है उसके नाम से जाना जाता है, और जो गॉसिपियम हिरोसिटम है जैसे कि अभी बताया अमेरिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है, और जो गॉसिपियम बार्बाडेंस है ये सी आइलैंड या फिर इजिप्टियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। तो पहले यहाँ पे जो दो है गॉसिपियम हर्बेसियम और अर्बोरियम, इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये 2n = 2x 26 है, और इसका भी 26 है। लेकिन जो हिरोसिटम और बार्बाडेंस है ये 2n = 4x और 52 इसके क्रोमोसोम संख्या होते हैं। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखेंगे कि जो फर्स्ट वाले दो है इसका 26 क्रोमोसोम संख्या होता है, और जो बाकी के दो बचे हिरोसिटम और बार्बाडेंस इसके 52 क्रोमोसोम संख्या होती है। तो ये था कॉटन। नेक्स्ट है द बोटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट इज। तो जो मैक्रोनी व्हीट है उसका यहाँ पे बोटनिकल नेम पूछ रहा है, तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। इसके जो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकम एस्टिवम,
ऑप्शन नंबर सी ट्रिटिकम मोनोकोकम, ऑप्शन नंबर डी ट्रिटिकम ड्यूरम। तो आपको बताना है कि इसमें मैक्रोनी वीट है उसका बोटानिकल नेम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो मैक्रोनी वीट होता है इसका जो बोटानिकल नेम है वो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। इसके साथ ही हम लोग बाकी के ऑप्शन को भी जानेंगे कि बाकी किसका किसका बोटानिकल नेम क्या होता है। तो पहला जो स्पीसीज है यहाँ पे ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो यूनिकॉर्न वीट के नाम से जाना जाता है, जिसका जो क्रोमोसोम संख्या है वो 14 होता है। उसके बाद ट्रिटिकम डाइकोकम है जो ईमर वीट के नाम से जाना जाता है, जिसका क्रोमोसोम संख्या 28 होता है। और उसके बाद है ट्रिटिकम ड्यूरम, जो ड्यूरम वीट और मैक्रोनी वीट के नाम से जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था। इसका क्रोमोसोम संख्या 28 होता है। उसके बाद है ट्रिटिकम स्पेल्टा, ये एक स्प्लिट वीट है जिसका क्रोमोसोम संख्या 42 होता है। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। उसके बाद है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये ट्रिटिकम एस्टिवम है जो कि ब्रेड वीट के नाम से जाना जाता है और इसका क्रोमोसोम संख्या 42 होता है। ये एक हेक्सापोलाइड वैरायटी है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है द एडिबल पोर्शन ऑफ कैबेज इज, तो यहाँ पर जो कैबेज है पत्ता गोभी, उसका एडिबल पोर्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लीफ, ऑप्शन नंबर बी हेड, ऑप्शन नंबर सी रूट, ऑप्शन नंबर डी स्टेम। तो आपको बताना है कि जो कैबेज है उसका एडिबल पोर्शन क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये हेड के नाम से जाना जाता है। जो कैबेज है इसका एडिबल पोर्शन हेड होता है। यहाँ पर आप कैबेज के बारे में जितना भी कोल क्रॉप्स है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। जो कैबेज है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी कैपिटाटा, जिसका एडिबल पार्ट होता है वो हेड होता है। उसके बाद कॉलीफ्लावर, इसका भी ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी बोट्राइटिस, जिसका एडिबल पार्ट कर्ड होता है। और जो ब्रोकली है इसका बोटानिकल नेम ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी इटैलिका, या इसका जो एडिबल पार्ट होता है ये हेड होता है, ये भी हेड होता है। कैबेज और ब्रोकली है ये दोनों का जो एडिबल पोर्शन होता है वो हेड होता है। उसके बाद नोलखोल, ये जो ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी गोंगिलोट्स, जिसका एडिबल पार्ट जो स्वेलन स्टेम होता है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है जो स्वेल कर जाता है वही नोलखोल के नाम से जाना जाता है, उसका ही यूज किया जाता है एडिबल पार्ट के तौर पे नोलखोल का। उसके बाद जो है ब्रुसेल स्पॉट, ब्रुसेल स्पॉट का जो यहाँ पे बोटानिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी जेमीफेरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एडिबल पार्ट है वो एक्सिलरी बर्ड, जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो इसका बोटानिकल पार्ट होता है। उसके बाद जो केल है इसका भी यहाँ पे बोटानिकल नेम है ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी एसिफाला, जिसका एडिबल पार्ट होता है लीव्स। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो भी कोल क्रॉप्स है उसके नाम और उसका जो साइंटिफिक नेम है और साथ ही साथ उसका एडिबल पार्ट यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है सेप्टेम्बर इज अ वेराइटी ऑफ, तो सेप्टेम्बर है ये किस क्रॉप की वेराइटी है। ऑप्शन नंबर ए नोलखोल, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी कैबेज, ऑप्शन नंबर डी कॉलीफ्लावर। तो आपको बताना है कि सितंबर किसकी वैरायटी है। तो यहाँ पे सितंबर किसी मंथ का नाम नहीं है, यहाँ पे क्रॉप की एक वैरायटी है जो कैबेज की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैबेज। नेक्स्ट है डायमंड बैक मोथ इज द सीरियस पेस्ट ऑफ, तो यहाँ पे डायमंड बैक मोथ है ये एक सीरियस पेस्ट देखने को मिलता है, तो ये किस क्रॉप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर डी बॉटल गार्ड। तो जो डीबीएम है डायमंड बैक मोथ, ये एक सीरियस पेस्ट है जो कि कॉलीफ्लावर में देखने को मिलता है। कोल क्रॉप के जो कॉलीफ्लावर है इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है विच वन इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक फार्मिंग का सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्टेट फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्राई फार्मिंग। तो इनमें से एक है जो कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो जो स्टेट फार्मिंग है ये भी सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, कलेक्टिव फार्मिंग ये भी सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, और जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये भी एक फार्मिंग का ही सिस्टम है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्राई फार्मिंग है जो कि एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ड्राई फार्मिंग के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट जानेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन
50 mm per annum is called dry farming। तो जहां पर वैसा एरिया जहां पर रेनफॉल जो है वो 750 mm से कम होता है एनुअली, और वहां पे अगर हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो वो ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड आर मोस्ट कॉमन। तो दूसरा जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रॉप पीरियड्स होता है वहां पे उस समय में यहाँ पे ड्राई स्पेल्स देखने को मिलता है, ये बहुत ही कॉमन है। उसके बाद है क्रॉप फेलियर आर मोस्ट फ्रीक्वेंट अंडर ड्राई फार्मिंग कंडीशन। तो यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर है, क्रॉप रिस्क है इसके फेलियर का, ये यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर और वाटर का कमी होता है, जिसके कारण क्रॉप फेलियर्स देखने को मिलता है। उसके बाद है ड्राई फार्मिंग रीजन आर इक्विवेलेंट टू एरिड रीजन एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे हम लोग ड्राई फार्मिंग करते हैं उस वाले रीजन में जो एरिड जोन के नाम से जाना जाता है, फिर एरिड रीजन जाना जाता है, तो वहां पर वैसे वैसे प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है जो कि मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ड्राई फार्मिंग जहां पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होता है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था IBPS AFO के लिए, जहां पर हम लोग MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस किए, साथ ही साथ उसके बाकी के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थैंक यू, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।